अगर आप वीडियोस को स्किप कर करके देखते हैं या इस वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऑनेस्टली मैं रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए और कुछ और देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू IT फॉर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग Azure AZ104 कंप्लीट कोर्स स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं और अभी तक हम डे 1 से लेकर डे 7 तक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। जैसे कि हमारा जो Azure डे 1 था वहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा था, एंड डे 2 के अंदर हम लोगों ने देखा था नेविगेटिंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड डे 3 के अंदर हम लोगों ने देखा था कि Azure SLA क्या है, अवेलेबिलिटी सेट्स एंड अवेलेबिलिटी जोन्स के बारे में हम लोगों ने देखा था। एंड डे 4 के अंदर हम लोगों ने Azure अवेलेबिलिटी सेट एंड अवेलेबिलिटी जोन पार्ट 2 यानी कि उसमें प्रैक्टिकल करके देखा था। डे 5 के अंदर हम लोगों ने देखा था Azure इलास्टिसिटी, VM स्केल अप, स्केल आउट, रीसाइज एंड रीडिप्लॉय क्या है। डे 6 में हम लोगों ने Azure स्टोरेज, बल्ब, फाइल एंड क्यू एंड टेबल स्टोरेज के बारे में डिस्कस किया था, एंड डे 7 में हम लोगों ने इसका प्रैक्टिकल करके देखा था। सो गाइज, आज की ये वीडियो अब तक की सारी वीडियो से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है? क्योंकि यहीं से आपका रियल फाउंडेशन शुरू होगा। अगर आप वीडियोस को स्किप कर करके देखते हैं या इस वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऑनेस्टली मैं रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए और कुछ और देखिए, क्योंकि बिना इस कॉन्सेप्ट के Azure सीखने का आपका कोई रियल फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आज की वीडियो आपने मिस कर दी तो उसके बाद आपको Azure की कोई भी वीडियो देखने का आपका कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट बेसिक अगर आपका क्लियर नहीं है तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है Azure का ये कोर्स कंप्लीट करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे IaaS, PaaS एंड SaaS के बारे में। तो गाइज, मुझे जो इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं एंड जो मुझे ईमेल्स आ रही हैं वहाँ पे मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं और उन क्वेश्चन से मुझे एक चीज़ क्लियर समझ आ गई है। बहुत सारे लोगों को अभी भी ये कन्फ्यूज़न है कि क्लाउड क्या है, Azure क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तक आधे से ज़्यादा लोगों को ये पता ही नहीं है कि IaaS, PaaS, SaaS सर्विस क्या है, ये एग्जैक्टली है क्या, इनका मीनिंग क्या है। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो गाइज, Azure सीखने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो सबसे पहला आपका सवाल ही यही हो सकता है। तो आज मैं आपको ये कॉन्सेप्ट इतने सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाने वाला हूँ कि इस वीडियो के बाद आपका 100% कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि IaaS, PaaS एंड SaaS सर्विस क्या है, ये एग्जैक्टली है क्या। बस एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना और अपना ऑनेस्ट टाइम देना है, क्योंकि यही वीडियो आपका बेस बनाएगी Azure का। और अगर आपको स्किप करके देखना है तो जैसा कि मैंने बोला कि अभी आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, ये वीडियो आपके काम की नहीं है। सो गाइज, जो लोग इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखेंगे और अगर वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि हाँ अब कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो गया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि गाइज आपकी सक्सेस ही मेरा मेन मोटिव है। मुझे YouTube से कुछ मिले या ना मिले ये मेरा गोल नहीं है। मेरा गोल यही है कि आपको सक्सेस दिलानी है, आपको उन लोगों से बचाना है जो गलत गाइडेंस देकर एक्सपेंसिव कोर्स ऑनलाइन सेल करते हैं, या यूट्यूब पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 3 से 4 घंटे की वीडियोस डालते हैं और बोलते हैं कि लाइक फॉर Azure जीरो टू हीरो। ट्रस्ट मी गाइज, आपको कोई भी 4 से 5 घंटे में जीरो से हीरो नहीं बना सकता है। उनको क्लिक बेट करना है, उनको अपने व्यूज़ ज़्यादा चाहिए, सब्सक्राइबर ज़्यादा चाहिए, मुझे नहीं पता, बट एग्जैक्टली जो मैं कह रहा हूँ उन लोगों को आइडिया ही नहीं है कि वो समझा क्या रहे हैं, वो कह क्या रहे हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, उसमें लिंक्स भी आते हैं कि यहाँ पर देखो इन्होंने ये बताया था, मुझे तो यहाँ पर मैंने ये दिखा था। गाइज, आप फ्रीडम आपके पास, आप कहीं से कुछ भी सीख सकते हैं, लेकिन अपने करियर का फाउंडेशन आपको खुद तैयार करना है। जो YouTube पे 4-4, 5-5 घंटे की वीडियो पोस्ट करके अगर आपको बोलते हैं कि वो एक्सपर्ट बना देंगे तो वो वीडियो देखो, या देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो फाउंडेशन क्लियर करना है ना, वो आपके खुद के हाथ में है कि आपको सक्सेस पानी है या नहीं। हमेशा जब भी कुछ सीख रहे हो तो उसका फाउंडेशन क्लियर यानी उसके बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज आपके कमेंट से जो मुझे मोटिवेशन मिलता है ना, वो किसी और चीज़ से सीरियसली नहीं मिलता है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं कि IaaS, PaaS एंड SaaS को बिल्कुल ज़ीरो से समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म देखते हैं कि इनकी फुल फॉर्म क्या है। तो अगर हम IaaS की बात करते हैं तो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, और PaaS की अगर हम लोग बात करते हैं तो दिस इज प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, एंड SaaS की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस यानी कि एक प्लेटफॉर्म की सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एज ए सॉफ्टवेयर की सर्विस। तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी प्लेटफॉर्म है, यानी कि हम लोग अभी जो भी काम कर रहे हैं वो कैसे, हम वो प्लेटफॉर्म कैसे चल रहा है, यानी कि आप और मैं अभी जो बात कर रहे हैं, हम लोग यूट्यूब पे, आप यूट्यूब पे भी ये वीडियो देख रहे हो, तो ये कैसे पॉसिबल है और ये किस तरीके से ये हम लोगों तक पहुंच पा रही है वीडियोस, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास गाइस क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास एक हार्डवेयर होता है, ठीक है। तो ये हमारा हार्डवेयर हो गया, यानी कि हार्डवेयर
हमें सबसे पहले चाहिए होता है। बिना हार्डवेयर के आप किसी चीज़ को कैसे एक्सेस करोगे? सो बेसिकली गाइज हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर फॉर एग्जांपल आप जो लैपटॉप यूज़ कर रहे हो वो हार्डवेयर है, आप जो डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो वो हार्डवेयर है, या फिर आप अपनी कंपनी में सर्वर मशीन यूज़ कर रहे हो तो वो भी एक हार्डवेयर है। यानी कि बेसिकली हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सर्वर मशीन चाहिए, डेस्कटॉप चाहिए, लैपटॉप, यानी कि हार्डवेयर चाहिए। एंड उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है? अब हमारे पास हार्डवेयर आ गया तो हार्डवेयर के साथ हमें क्या चाहिए? अब हमें अगर हार्डवेयर मिल गया तो हम उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, बिकॉज बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के तो आप हार्डवेयर यूज़ कर ही नहीं पाओगे क्योंकि वो तो एकदम ब्लैंक है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या ऑप्शंस हैं? अब ऑपरेटिंग सिस्टम में डिपेंड करता है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, या फिर iOS यानी कि आप जो मैकबुक यानी कि एप्पल मैकबुक या मैक या आई मैक यूज़ कर रहे हो तो उसमें iOS है यानी कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जब आपको हार्डवेयर मिला तो हार्डवेयर के बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, वो विंडोज़ हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, iOS हो सकता है। अब ये दोनों चीज़ें आपके पास रेडी हैं, यानी कि हार्डवेयर आपका रेडी हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास रेडी हो गया। अब आपको क्या चाहिए? तो यहाँ पे आपको उसके बाद रन टाइम यानी कि कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक है। यानी कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना, आप कोई भी चीज़ यूज़ करोगे उसके बाद तो वो कैसे यूज़ करोगे? तो रन टाइम प्लेटफॉर्म के अंदर कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? यानी कि जावा है, ठीक है। आपके पास जावा नहीं होगी तो आप कैसे कोई प्लेटफॉर्म एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। डॉट नेट है, एंड उसके अलावा पाइथन है। तो जहाँ पे जो कोई ऐप रन होती है तो उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, राइट। तो वो प्लेटफॉर्म होना भी ज़रूरी है। एंड उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आता है? यानी कि हमारे पास हार्डवेयर भी रेडी हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम भी रेडी हो गया, एंड हमारे पास एक प्लेटफॉर्म भी है। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? तो ये सब चीज़ें अगर रेडी हैं तो आपको कोई एक्सेस करने के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन भी चाहिए। अब एप्लीकेशन में क्या चाहिए? यानी कि गाइज अभी मैं और आप जो बात कर रहे हैं, यानी कि अभी आप देख रहे हैं यूट्यूब, राइट। तो ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है। व्हाट्सएप है, ये एक एप्लीकेशन है। फेसबुक है, ये एक एप्लीकेशन है। सो बेसिकली हर एप्लीकेशन चलाने के लिए ये सब लेयर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। यानी कि फर्स्ट लेयर हमारी हार्डवेयर होगी, सेकंड लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, थर्ड प्लेटफॉर्म हो गया, एंड फोर्थ एप्लीकेशन लेयर हो गई, ठीक है। तो ये चारों लेयर्स होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। अगर इसमें से कोई एक भी लेयर मिसिंग है तो आप उसको एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपके पास हार्डवेयर ही नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ इंस्टॉल करेंगे? यानी कि जो लेयर 1 है हार्डवेयर, उसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है? CPU, रैम, स्टोरेज। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, ठीक है। प्लेटफॉर्म जावा हो गया, डॉट नेट हो गया, जहाँ आप ऐप रन करोगे। एंड एप्लीकेशन वो होगी जो यूज़र यूज़ करता है, यानी कि जो आप यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड फेसबुक। तो इसमें से अगर कोई एक भी लेयर मिसिंग होगी तो आप कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल और लेते हैं गाइस। फॉर एग्जांपल आप कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस कंपनी के अंदर आपको क्या चाहिए? जब आपकी कंपनी पूरी तरीके से स्टार्ट होगी, एज ए टेक्निकल पर्सन मैं बात कर रहा हूँ कि एज ए कंपनी स्टार्ट करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन एज ए IT पर्सन, राइट, तो आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए सर्वर मशीन, यानी कि हार्डवेयर। यानी कि इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हार्डवेयर सबसे पहले आपको चाहिए, ठीक है। हार्डवेयर के बाद आपके पास OS होना चाहिए। OS के बाद आपके पास सॉफ्टवेयर होने चाहिए, यानी कि जो आप कंपनी में जो सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे वो सॉफ्टवेयर आपके पास होने चाहिए। फिर वो एप्लीकेशंस होनी चाहिए। तो अब कुछ लोग ये बोलेंगे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस एक ही चीज़ होती है। तो गाइज़ मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, एक चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो फिर हमें कंपनी स्टार्ट करने के लिए एक हार्डवेयर चाहिए, यानी कि एक सर्वर मशीन चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस। अब अगर आप ये सब कुछ खुद मैनेज करोगे तो ये कॉस्टली होगा और डिफ़िकल्ट भी होगा। यानी पहले आपको सर्वर रूम बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप हार्डवेयर उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, यानी सर्वर रैक पहले रखेंगे, फिर उसके अंदर हार्डवेयर इंस्टॉल करेंगे सर्वर रैक के अंदर जो भी सर्वर होंगे, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और एप्लीकेशंस जो होगी वो सब इंस्टॉल करेंगे। तो ये एक टाइम प्रोसेस वाला काम है और कॉस्टली भी है और थोड़ा डिफिकल्ट भी, अगर मैं उस तरीके से सोचूं तो, ठीक है। अब यहाँ पर क्लाउड का रोल क्या आता है कि क्लाउड प्रोवाइडर बोलता है कि मैं सारे काम जो आप जो मैनुअली करना चाहते हो, यानी कि जो हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशंस हैं, ये सारे काम मैं कर देता हूँ, आप सिर्फ मैनेज करो। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर गाइज हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो गाइज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के अंदर जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको क्या सर्विस देगा? यानी कि यहाँ पर ये आपको हार्डवेयर की फैसिलिटी देगा। तो ये हार्डवेयर में क्या देगा गाइज? एग्जैक्टली ये मशीन हार्डवेयर की नहीं देगा, लेकिन ये आपको सर्वर देगा, यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन, ठीक है। वर्चुअल मशीन आपको यहाँ पर दे देगा। एंड वर्चुअल मशीन के साथ आपको क्या मिलेगा? स्टोरेज, ठीक है, एंड नेटवर्क भी आपको मिलेगा। जो सर्वर आपको मिला, वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, नेटवर्क, ये हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। यानी कि आपको यहाँ पर आप देखेंगे हार्डवेयर की जो चीज़ मिल रही है ना, यानी कि जो ये हार्डवेयर जो अरेंज कर रहे हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में आएगा। यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे?
IaaS, ठीक है। यानी कि जब भी आपसे कोई बात करे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में क्या मिलेगा, तो हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में हमें जो सर्वर VM मशीन मिल रही है, स्टोरेज मिल रहा है, नेटवर्क मिल रहे हैं, ठीक है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस को आप ऐसे भी मान सकते हो कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फ्लैट खरीदा, तो आपको एक एम्प्टी फ्लैट मिल गया, यानी कि फ्लैट क्या है, सोसाइटी के अंदर है, ठीक है, पूरा बना हुआ है, उसके अंदर सब डोर्स लगे हुए हैं, विंडोज पूरी प्रॉपर लगी हुई हैं, सब चीज़ें रेडी हैं, लेकिन उसके अंदर वो एकदम एम्प्टी है, उसके अंदर कोई भी सामान नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे दिया है कि ये 2 BHK फ्लैट है, आप इसमें रह सकते हो, ये किचन है, ये लिविंग एरिया है, और ये बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है। तो वो हो गया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, यानी कि हमें सिर्फ सर्वर मिल गया, वर्चुअल मशीन मिल गई, स्टोरेज। तो हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस लेना चाहते हैं तो हमें हार्डवेयर यहाँ पर मिल गया, ठीक है, लेकिन इसमें सारा क्या है, सेटअप आपको करना पड़ेगा। सर्वर मशीन आपको मिल गई, स्टोरेज मिल गया, नेटवर्क मिल गया, ये तो फिर आपको सेटअप करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये तो सिर्फ आपको एक एम्प्टी चीज़ मिली है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के अंदर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होंगी, यानी कि हम लोगों ने अगर ये सर्विस ली है तो उसके बाद हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हार्डवेयर है उसको कौन मैनेज कर रहा है, हार्डवेयर को मैनेज करेगा क्लाउड, क्योंकि एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस हमने वहाँ से लिया है, ठीक है। VM अगर आप बना रहे हो तो वहाँ पे आपको OS भी दे देगा, लेकिन उसको OS को मैनेज कौन करेगा, ठीक है। यानी कि अगर आप कंपनी में ये बना रहे हो तो OS भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। एंड उसके बाद रन टाइम, यानी कि जो प्लेटफॉर्म होगा, प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वो भी आप ही की होगी। ऐप अगर आपको उस पर इंस्टॉल करनी है, यानी कोई ऐप के अगर आपको वहाँ पे देनी है तो वो भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में हमें क्या मिला, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में हार्डवेयर वाली जो टेंशन है वो खत्म हो गई हमारी, ठीक है। तो आपसे अगर कभी भी कोई पूछता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जो इंफ्रा की हमें सर्विस मिल रही है, यानी कि हार्डवेयर मिल रहा है, जो भी VM हमें वहाँ पर मिल रही है, स्टोरेज, नेटवर्क, ठीक है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस हो गई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के बाद हमारे पास क्या है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, यानी कि अब हमें किसके बारे में हम लोग बात करेंगे, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के अंदर गाइज आपको क्या क्या मिलता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के अंदर आपको प्लेटफॉर्म रेडी मिलेगा, यानी कि यहाँ पे जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हो ना, ये प्लेटफॉर्म आपको रेडी मिलेगा। तो अभी आपका ये क्वेश्चन हो सकता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ गया है, यानी कि ये हार्डवेयर हमें मिल गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि गाइज जब आप VM इंस्टॉल करते हो ना, यानी VM लेते हो, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आती है, राइट। तो आपको ऐसे विदाउट OS नहीं मिलता है। हाँ, उसमें आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, यानी कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई इमेज है तो आप उसको रीस्टोर कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप जब VM जब बाय कर रहे हो तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आती है, ठीक है। तो हमारा क्या है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस हम लेना चाहते हैं तो हमें उसके अंदर क्या क्या मिलेगा, यानी कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस अगर हमारे पास आ गई तो यहाँ पे जो सर्वर वाली जो मशीन है, ठीक है, हमें सर्वर मिल गया, इसको कौन एक्सेस करेगा, यानी कि इसको कौन मैनेज करेगा, सॉरी, सर्वर ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर देगा, OS ये कौन देगा, ये भी हमें क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर देगा, ठीक है। उसके बाद जो रन टाइम ये भी किसके पास है, ये भी क्लाउड के पास है, ठीक है। एंड अब क्या रह गया उसके बाद, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो उसके बाद आपके पास एप्लीकेशंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में आपको यहाँ पे ऐप रह गई, ऐप नहीं मिलेंगी, तो वो भी फिर आपको खुद ही इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, ठीक है, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों को सिर्फ सर्वर, वर्चुअल मशीन मिली थी, स्टोरेज एंड नेटवर्क, लेकिन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के अंदर हमें यहाँ पे सिर्फ ऐप रह गई। तो ऐप कैसे आएगी, यानी कि ऐप वाला जो ये सेक्शन है, यानी यहाँ से ये किसके अंदर आ गया, ये हमारे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस हो गया, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस हो गया। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं इसको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर हमें मिल गए, ठीक है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में हमें जो जावा एप्लीकेशन थी, .NET थी, पाइथन थी, वो मिल गए। अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंदर हमें क्या सर्विस मिलेगी गाइस, अब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंदर आपको रेडीमेड सॉफ्टवेयर मिलेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हार्डवेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये भी क्लाउड के पास है, ठीक है। OS कहाँ से मिलेगा आपको, OS भी क्लाउड से मिल रहा था, ये भी क्लाउड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। रन टाइम में अगर आप जाओगे, ये भी क्लाउड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐप, तो ये ऐप अगर आप वहाँ पे ऐप सर्विसेज यूज़ कर रहे हो तो वो भी क्लाउड की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये भी अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा, आपको अच्छे से क्लियर होगा कि रन टाइम ऐप में ये अगर हम वहाँ से ले रहे हैं तो क्या सिनेरियो। तो मैं अभी आपको बताऊँगा कि अगर आप ऐसे नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो आप ये कहाँ से कैसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है ये क्या है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको कि हमें सबसे पहले हार्डवेयर चाहिए होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है, फिर एक प्लेटफॉर्म चाहिए, फिर एप्लीकेशन चाहिए। तो ये किसके पार्ट है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस हार्डवेयर हो गया, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्लेटफॉर्म हो गया, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एप्लीकेशंस हो गई।
तो गाइज अब सिंपल तरीके से समझते हैं कि एग्जैक्टली एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप काम कर रहे हैं, यानी कि अगर आप कंपनी में हैं तो इसको आप कैसे समझेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की बात की, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की बात की एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की बात की। अब सिनेरियो लेते हैं गाइज, फॉर एग्जांपल कि आपकी एक कंपनी है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं IT4U की बात करता हूँ कि यहाँ पर IT4U जो है ये एक कंपनी है। अब जो IT4U की जो कंपनी है इसके अंदर जो यूज़र्स हैं वो कितने यूज़र्स हैं, तो इसमें मेरे जो टोटल यूज़र्स हैं वो कितने यूज़र्स हैं, वो 200 यूज़र्स हैं। एंड अब हमारे पास डिवाइस कितने हैं, यानी कि जो हमारे पास 200 यूज़र्स है उसमें डिवाइस कितने हैं, तो हमारे पास 150 लैपटॉप्स हैं, ठीक है, प्लस 50 डेस्कटॉप्स हैं, यानी कि 150 यूज़र्स लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं एंड 50 यूज़र्स डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टोटल हमारे कितने हो गए, तो ये हमारे टोटल 200 डिवाइसेस हो गए, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए अपनी कंपनी में, ईमेल चाहिए, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरी IT4U कंपनी तो मुझे उसके लिए ईमेल भी चाहिए, ठीक है। एंटीवायरस भी चाहिए मुझे, एंड सारे सिस्टम्स को अपडेट करने के लिए मुझे कुछ एक अपडेट सर्वर भी चाहिए, यानी कि अपडेट सर्वर, यानी कि MCS से हम इसको WSOS बोलते थे, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे WSOS नहीं लिख रहा हूँ, तो अभी हमें एक अपडेट सर्वर चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे मैं यहाँ पे वो कर देता हूँ, हमें एक्टिव डायरेक्टरी भी चाहिए, AD भी चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें ये चीज़ें सब चाहिए तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नई कंपनी अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पे एक सर्वर ख़रीदना पड़ेगा। उसके बाद मुझे एक डेटा सेंटर भी चाहिए, मैं सारी चीज़ें अपनी कंपनी में तो रखूँगा नहीं, मैं रख नहीं सकता अपनी कंपनी में, ठीक है। उसके बाद मुझे एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, SOS क्या होता है गाइस, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसा लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो आपको, एक सर्वर OS चाहिए, ठीक है। उसके बाद AD सेटअप करना पड़ेगा आपको। एंड ईमेल सर्वर के लिए हमें क्या चाहिए, एक्सचेंज सर्वर चाहिए। तो ये हम लोग क्या करते थे, पहले ईमेल के लिए यूज़ करते थे। तो गाइज़ अगर आप किसी कंपनी, अगर आप पहले से IT में काम कर रहे हो तो आपने देखा होगा एक्सचेंज सर्वर पहले यूज़ होता था ईमेल सर्वर के लिए। अब जब से क्लाउड पे आया, यानी कि लोग गूगल पे होस्टिंग कर लेते हैं अपनी ईमेल की, या फिर एज्योर पे कर लेते हैं, यानी Office 365 के थ्रू कर लेते हैं, या फिर किसी थर्ड पार्टी से ले लेते हैं क्लाउड। तो आजकल हम लोग एक्सचेंज सर्वर यूज़ नहीं करते हैं। तो मैंने बेसिकली एक्सचेंज सर्वर पे भी काम किया है। अगर मैं अपने स्टार्टिंग में, मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो मैं एक्सचेंज सर्वर पे भी काम करता था। तो तब के लिए क्या था, हमें एक एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटर भी चाहिए होता था, यानी कि एक अलग एक्सचेंज सर्वर को देखने के लिए एक अलग से एडमिनिस्ट्रेटर होता था, ठीक है। तो ये हमें, अगर हम लोग लोकली, अगर हमारे 200 यूज़र्स अगर हम अपना सेटअप बनाना चाहते हैं तो उसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो इसका मैं यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। तो एक्सचेंज सर्वर हो गया। उसके बाद फिर हमें क्या चाहिए, एक्सचेंज सर्वर चाहिए, फिर हमें एंटीवायरस सर्वर भी चाहिए एक, ठीक है, क्योंकि एंटीवायरस तो हम ही सर्वर सेटअप करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमें क्या चाहिए होगा, पैच मैनेजमेंट के लिए, जैसे कि मैंने बताया था WSO सर्वर हम लोग यूज़ करते थे ना, तो कोई पैच मैनेजमेंट टूल तो चाहिए ही चाहिए। तो उसके अलावा तो हम लोग कैसे करेंगे। तो ये बेसिकली अगर हम IT4U यहाँ पर अगर हम कंपनी हम अपनी ओपन कर रहे हैं, 200 यूज़र्स हैं, इतने सारे डिवाइसेस हैं, हमें एक्टिव डायरेक्टरी चाहिए, ईमेल, एंटीवायरस सर्वर, अपडेट सर्वर। तो उसके लिए हमें अपना सर्वर लगाना पड़ेगा। फिर डेटा सेंटर चाहिए हमें, क्योंकि जहाँ हमें डेटा सेव करना होगा उसके लिए डेटा सेंटर भी चाहिए। सॉरी, मैंने यहाँ पर डेट सेंटर लिख दिया है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक है। तो डेटा सेंटर भी हमें चाहिए। फिर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, AD सेटअप करना पड़ेगा, एक्सचेंज सर्वर, ईमेल के लिए चाहिए एंटीवायरस एंड पैच मैनेजमेंट टूल। तो गाइज आपके चैलेंजेस यहाँ पे है कि सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए आपको स्पेस चाहिए, यानी कि आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। मेंटेनेंस हेडेक, आपको हर चीज़ के लिए अलग बंदा रखना पड़ेगा, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग होगा वो अलग, यानी आपका टाइम लगेगा वो अलग है। अब अगर आप क्लाउड की सर्विस यूज़ कर रहे हो तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या बेनिफिट है, तो यहाँ पे अभी आपको क्लियर होने वाला है। जो यहाँ पे मैं ये बात कर रहा था ना आपसे कि आपको सर्वर जो भी होगा क्लाउड मेंटेन करेगा, ऐप क्या है, हार्डवेयर, रन टाइम एंड एप्लीकेशन, यहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हो किसी भी कंपनी में, आपके 200 यूज़र्स हैं, ठीक है। अगर आपका ऑन प्रेम सर्वर है, ऑन प्रेम सेटअप है, तो आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा, सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एज्योर क्या बोलता है कि मैं आपका 80% काम कर देता हूँ, आप सिर्फ मैनेज करो। अब समझो कैसे। तो यहाँ पे हमारा जो सर्वर है वो हम लोगों ने रेडी कर लिया, ठीक है, यानी कि ये हम लोगों ने एक VM बना ली वहाँ पे, यानी कि ये VM हम लोगों ने सर्वर पे बना दी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हम लोग उस पर फिर AD इंस्टॉल करते थे, लेकिन गाइज यहाँ पे क्या करना होता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस लेंगे हम लोग, और एज्योर के अंदर हम AD यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ID। और ये किसके अंदर आएगी, ये सर्विस एज ए सॉफ्टवेयर के अंदर आती है, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या करोगे,
इसके अंदर आप यूज़र्स बनाओगे, ठीक है, लॉगिन मैनेज करोगे यहीं से ही, जितने भी यूज़र्स होंगे उनके सबके लॉगिन यहाँ से मैनेज करोगे आप, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल करोगे, यानी कि ये जो सारे टास्क है जो हम लोग एडी से करते थे वो हम लोग एज्योर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी से करते हैं। यानी कि यूज़र कहीं भी लॉगिन कर रहा है, लैपटॉप पे लॉगिन कर रहा है, आउटलुक में लॉगिन कर रहा है, एज्योर पे लॉगिन कर रहा है, वो सब कुछ हम लोग माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी से मैनेज करते हैं, ठीक है, कंट्रोल करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने एमसीएसए के टॉपिक में देखा था कि हम लोगों ने पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, उसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल किया, ठीक है। वहाँ पे हमारे सारे यूज़र्स ग्रुप हम लोग मेंटेन एंड मैनेज करते थे, ठीक है। तो एज्योर में एडी सर्वर बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, इंट्रा आईडी ऑलरेडी रेडी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सर्वर तो देख लिया, हमें वीएम मिल गई, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमको वहीं से मिल जाएगा, ठीक है। डेटा सेंटर की कोई टेंशन नहीं है, वो भी मैंने आपको अभी बताया है। डेटा सेंटर की अभी पिछली वीडियोज़ में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपका डेटा कैसे वहाँ पर सिक्योर रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या ऑप्शन आता है, उसके बाद ऑप्शन ये आएगा कि जो आपके 200 जो डिवाइसेस हैं, 200 डिवाइसेस हैं, उनको कंट्रोल कैसे करोगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है गाइज, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून्स। माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून भी सैस सर्विस के अंडर आता है, यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, ठीक है। तो यहाँ आपको जो 200 डिवाइसेस जो यहाँ पर आपको जो 200 डिवाइसेस मैनेज करने थे, तो हम एडी में कैसे करते थे, हम लोग एडी में पहले उसका ज्वाइन कराते थे, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी यूज़र्स होते थे हम वहाँ से उसको मेंटेन करते थे। लेकिन एज्योर के अंदर आप जब डिवाइसेस को मैनेज करते हो तो दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून्स। अब आप माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून्स से क्या क्या यूज़ कर सकते हो, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून्स है इसका यूज़ कैसे कर सकते हो। तो बेसिकली आप यहाँ से डिवाइस जो आपके जो डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। डिवाइसेस कंट्रोल कर सकते हो, जो सॉफ्टवेयर आपको पुश करने हैं आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। यानी कि अगर आपने देखा होगा हमने ग्रुप पॉलिसी के थ्रू एमसीएसए के टॉपिक्स में ग्रुप पॉलिसी के थ्रू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए थे, लेकिन यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर पुश कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून से। जो भी अपडेट्स हैं, ठीक है, वो अपडेट्स मैनेज कर सकते हो आप। एंड उसके अलावा जो भी पॉलिसीज़ होंगी, ठीक है, किसी भी तरह की जो भी पॉलिसीज़ हैं वो पॉलिसीज़ आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो ये बहुत इजी हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून से। और गाइज इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, मैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा, माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून के बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप सारे डिवाइसेस मैनेज और मेंटेन कर सकते हैं। इसीलिए गाइज मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ, अगर आपने एमसीएस से किया है तो एज्योर आपको कुछ भी नहीं लगेगा। एज्योर सिर्फ आपको सब कुछ सारी चीज़ें रेडीमेड दे रहा है, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ नॉलेज लेनी है यहाँ के। तो यहाँ मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने एमसीएससी कोर्स अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो गाइस जो मेरी एमसीएससी की सीरीज़ आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ आपको एज्योर कुछ भी नहीं लगेगा। यानी कि एज्योर में सारी चीज़ें आपको ऐसे रेडीमेड लगेगी कि हम वहाँ पे सारी चीज़ें मैनुअली करते थे, यहाँ पे आपको सब कुछ रेडी टू मेक मिल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 200 जो मेरे डिवाइसेस है मैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून के थ्रू जो मुझे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में मिलेगी वहाँ से अपने डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकता हूँ। यानी कि मैं एक क्लिक में अपने 200 जो लैपटॉप्स हैं और जो डेस्कटॉप हैं उनको अपडेट कर सकता हूँ। अब उसके बाद गाइज ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे ईमेल सर्वर का। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो कि ये ईमेल सर्वर था, ठीक है। एक्सचेंज सर्वर हम लोग यहाँ पे अगर ऑन प्रेम था तो हम एक्सचेंज सर्वर देखते थे, ठीक है। एज्योर में क्या होगा, तो एज्योर में हमें एक्सचेंज सर्वर की जगह मिलता है माइक्रोसॉफ्ट 365 एक्सचेंज ऑनलाइन। और ये भी क्या है गाइज, ये भी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, सबसे ऊपर मैंने बताया था हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्लेटफॉर्म एंड एप्लीकेशन, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, हमें ईमेल सर्वर चाहिए। तो ईमेल सर्वर हम कहाँ से मैनेज मेंटेन करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट 365 एक्सचेंज ऑनलाइन। ये भी आपको एज्योर के अंदर ही मिल गया। और यहाँ पे आपको बेसिकली क्या मिलेगा, यानी कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि यहाँ पे एक्सचेंज सर्वर के अंदर हम लोग पहले क्या करते थे, ये सब सेम एग्जैक्टली जो काम हम एक्सचेंज सर्वर के अंदर करते थे वही यहाँ पर करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे रेडी टू मेक मिल गया सब कुछ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब मैं एक्सचेंज सर्वर कॉन्फ़िगर करता था ना, तो एक्सचेंज सर्वर कॉन्फ़िगर करना इट्स नॉट लाइक कि आपने डिसाइड किया और एक्सचेंज सर्वर बना दिया। बहुत टाइम लगता था उसमें ना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं और उसके बहुत सारे अगर मैं एक्सचेंज सर्वर की अगर वीडियो बनाऊँ अभी, तो मुझे लगता है कि मुझे पूरी एक्सचेंज सर्वर की स्क्रैच से लेके, यानी कि पूरा कॉन्फ़िगरेशन से लेके और उसको पूरा सेटअप करने में मुझे लगता है 4 से 5 घंटे की तो मिनिमम बनेगी वो वीडियो। लेकिन आप एज्योर में देखिए, माइक्रोसॉफ्ट 365 एक्सचेंज ऑनलाइन कुछ करना ही नहीं है, आपको सब कुछ मिल गया। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी, ईमेल आईडीज़ यहाँ से आप बना सकते हैं, ठीक है। आउटलुक एक्सेस जो होगा, हम लोग आउटलुक एक्सेस यहीं से देते हैं, ठीक है। आपको स्पैम प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, यानी कि जो भी स्पैम प्रोटेक्शन होंगे, तो अलग अलग प्लान होते हैं, यहाँ से आपको स्पैम प्रोटेक्शन भी मिल जाता है।
यानी कि जैसे ही आपने कोई अकाउंट बनाया तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल हम अगर IT4U है, फॉर एग्जांपल मैंने एक अकाउंट बनाया कि HRIT4U.in, ये ईमेल आईडी उसकी आप बाय डिफॉल्ट अपने आप बन जाएगी। तो ये सेटअप हम जब करेंगे तो आप देखेंगे हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद क्या आ गया हमारे पास गाइज, एंटीवायरस। यानी कि ऑन प्रेम सर्वर के अंदर हम लोग एंटीवायरस देखते थे। तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ हम लोगों ने क्या यहाँ से कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सर्वर वाला हो गया हमारा। डेटा सेंटर तो हमें ऑलरेडी उसमें मिल ही रहा है, ठीक है। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, AD का अल्टरनेटिव मैंने आपको बता दिया क्या है। एक्सचेंज का मैंने अभी देखा। अब हमारे पास क्या है, एंटीवायरस। तो एंटीवायरस के लिए क्या करेंगे गाइज आप यहाँ पे, तो एज्योर के अंदर हमें एंटीवायरस के लिए एक ऑप्शन मिलता है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है उसको एज ए एंटीवायरस हम लोग एज्योर के अंदर यूज़ करते हैं। यानी कि हमें जो एंटीवायरस की जो फैसिलिटी मिली है वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। अब माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर भी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। अब इसके अंदर हमें क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से हमें पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा। यानी कि जो भी वायरस डिटेक्ट करेगा तो वो पूरा प्रॉपर, जैसे कोई भी एंटीवायरस पैनल होता है, सी पैनल, उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है। एंड इसके अंदर भी आप सारी तरह की पॉलिसी, सब चीज़ें देख सकते हो गाइज। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आने वाली वीडियोस में मैं इसके बारे में भी एग्जैक्टली डिटेल बताऊंगा गाइज। और जब आप एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर काम करोगे ना एज्योर पे, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ID, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून्स, एक्सचेंज ऑनलाइन, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, सब चीज़ों में मैं आपको प्रो कर दूंगा। यानी कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं ना और इस जॉब प्रोफाइल में चले गए तो ये आपके लिए चुटकियों का खेल होगा। बस शर्त आपको सारी वीडियोस कंप्लीट देखनी है, पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतने ज़्यादा आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर जो एंटीवायरस सर्विस है उसके अंदर हम लोग वायरस डिटेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। कुछ थ्रेड्स ब्लॉक वाले जो सीन होता है, यानी कि थ्रेड्स ब्लॉक भी हम कर पाएंगे वहाँ से। काइंड ऑफ लाइक ऑटो प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम अलग अलग तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं वहाँ पर। तो ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब इन चीज़ों के लिए आपको जैसे VM चाहिए, तो VM तो मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको बताया था VM अगर आपको चाहिए तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में आ गया, ठीक है। यानी कि आपको डोमेन कंट्रोलर वहाँ पे बना रहे हो आप, यानी कि कस्टम ऐप चाहिए, फाइल सर्वर चाहिए, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस आ गया। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में हमको क्या मिल गया, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ID, माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून्स, एक्सचेंज ऑनलाइन एंड माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। एंड गाइज ये हमेशा आपको याद रखना है, ये भूलना नहीं है। आपसे इंटरव्यू में पूछे कि आप ऑन प्रेम सर्वर यूज़ कर रहे हैं और एज्योर यूज़ कर रहे हैं, मेरे पास 100 यूज़र्स है या जितने भी यूज़र्स हैं, मुझे एक नई कंपनी स्टार्ट करनी है, तो क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे ऑन प्रेम में करनी पड़ेगी और क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे एज्योर में करनी पड़ेगी जिससे मुझे बेनिफिट होगा। तो ये देखो, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। आप उसको बता सकते हो ऑन प्रेम अगर मैं करूँगा, ऑन प्रेमिसेस, यानी कि मैं अगर मैनुअली अगर अपनी कंपनी में सारी चीज़ें करता हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर मेरे पास एज्योर है तो मैं वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ID यूज़ करूँगा, ठीक है। एक सर्वर की VM बनाई, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ID, 200 डिवाइसेस, माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून्स के थ्रू, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज ऑनलाइन, ठीक है, एंड माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर एंटीवायरस। तो मैं यहाँ से आपको ना क्या काम करता हूँ, मैं VM पे एक बार लॉगिन भी कर लेता हूँ, ठीक है। portal.azure.com हमारा जो URL है वो है, ठीक है। मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने भी रजिस्टर किया होगा, तो आप जब लॉगिन करते हो तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी किस चीज़ की बात कर रहा था, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ID। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यूज़र्स बनाता हूँ, ठीक है। जैसे हम लोग AD पे यूज़र बनाते थे ना, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे यूज़र बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा ID, ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया। यहाँ पे आप जब जाओगे ना तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऐड, ठीक है। यहाँ से आप यूज़र बना सकते हो, यहाँ से आप ग्रुप बना सकते हो, एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए, ऐप रजिस्ट्रेशन के लिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यूज़र बनाना है, मैं यूज़र्स पे जाऊँगा, क्रिएट न्यू यूज़र, यहाँ पर मैं क्या बना देता हूँ, मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल अकाउंट्स के नाम से बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अभी फ़िलहाल हमारे पास डोमेन नेम ये आ रहा है, बट ये कैसे चेंज होगा और ये क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी फ़िलहाल एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक अकाउंट बना दूंगा, अकाउंट्स, ठीक है। डिवाइस फ्रॉम यूज़र प्रिंसिपल नेम, ये सब भी मैटर करता है, बट ये भी मैं आपको बताऊँगा। डिस्प्ले नेम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है। ऑटो जनरेट करना है पासवर्ड तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं यहाँ पर इसको अनटिक कर देता हूँ यहाँ से, तो आप खुद का भी पासवर्ड दे सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे आगे, तो देखिए यहाँ पर भी आइडेंटिटी वाली चीज़ें हैं, जॉब इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, पेरेंटल कंट्रोल है, ठीक है, सेटिंग्स है। सेम उसी तरह से असाइनमेंट में आप जाएंगे तो यहाँ पर भी हम लोग अलग अलग तरीके के ग्रुप या जो रोल हम लोगों ने असाइन किया हुआ है, यानी कि रोल हम लोगों ने वहाँ पर जो बनाए होंगे या जो ग्रुप्स बनाए होंगे उनको भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद रिव्यू एंड क्रिएट एंड नेक्स्ट। तो गाइस देखिए यहाँ से भी वही सेम चीज़ें हम लोग जो AD से करते थे, ठीक है।
एडी में हम लोग ग्रुप ऐड करते थे, रोल्स ऐड करते थे। रोल्स वाला जो ऑप्शन था, जो हम लोगों का, अगर एडी में आप जाओगे तो मेंबर्स होता है, ठीक है, वहाँ से आप मेंबर्स में से ऐड कर देते थे उसको। तो ये भी बेसिकली वही चीज़ है, सब कुछ रेडीमेड में आपको यहाँ पे मिल रहा है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडी, माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून्स, एक्सचेंज ऑनलाइन, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, आप जैसे एज्योर में आए ये सारी सर्विस आपको मिल गई। तो अब अगर आपको एप्लीकेशन होस्टिंग करनी है, अगर कोई वेबसाइट या ऐप रन करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? वही सेम सॉल्यूशन, एज्योर ऐप सर्विसेज हम लेंगे, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। यानी कि फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि कोई एज्योर ऐप सर्विस हमें चाहिए, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एज्योर से आपकी सर्विस ले लेंगे, और वो भी किसके अंदर आएगी? वो भी सेम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के अंदर आएगी, ठीक है। जो एज्योर ऐप सर्विस होगी वो भी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होगी। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको यहाँ तक। तो गाइज़ ये टॉपिक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ये अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे ज़रूर पूछना। अगर ये आपको क्लियर नहीं हुआ ना तो यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, बिकॉज ये क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आई होप यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अगर मेरे पास 200 यूज़र्स हैं, 150 लैपटॉप से 50 डेस्कटॉप है, मैं एज्योर पे कैसे काम कर रहा हूँ। क्लाउड का मतलब है कि हर काम के लिए आपको एक सही लेवल की सर्विस चूज़ करनी है। अगर आपको सारे कंट्रोल चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में तो उसके अलग सिनेरियोज हैं। अगर आप प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस लेते हो, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस लेते हो, तो उसके अंदर सारी टू सब कुछ रेडी मिल गया। यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस आपने ले लिया, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी में सब कुछ आप कर सकते हो। अब कंपनी इन्वायरमेंट में ऐसा ही होता है, जब भी आप किसी कंपनी में जाएंगे वहाँ पे अगर एज्योर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर इंट्रा आईडी होगी, माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून्स होगा, ठीक है, एक्सचेंज ऑनलाइन होगा और माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर होगा। एंटीवायरस में अलग अलग सर्विसेज भी हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही लेनी ही पड़ेगी, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में यही यूज़ करते हैं। तो बेसिकली क्या करना है कि ये एक तरह का मॉडर्न वर्क हो गया, और मॉडर्न आईटी में हम लोग सर्वर नहीं बनाते, हम सर्विसेज चूज़ करते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, आई विल यूज़ इंट्रा आईडी फॉर आइडेंटिटी, इंट्यून्स फॉर डिवाइस मैनेजमेंट, माइक्रोसॉफ्ट 365 फॉर ईमेल, डिफेंडर फॉर सिक्योरिटी एंड एज्योर वीएम्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऐप सर्विसेज फॉर एप्लीकेशन होस्टिंग, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ओल्ड तरीका क्या था हमारे पास, MCSA के प्रोस्पेक्टिव से हम लोग कैसे करेंगे, एंड एज्योर अगर हमारे पास है तो हम लोग कैसे करेंगे। गाइज कभी कभी क्या चीज़ होती है कि कुछ लोग आपको बोलेंगे एज्योर एडी, ठीक है, तो एज्योर एडी पहले हम लोग उसको एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी कहते थे, बट अब वो माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों एक ही है। इंट्रा आईडी एक क्लाउड बेस्ड आइडेंटिटी सर्विस है जो यूजर्स को मैनेज करती है। अगर आपसे कोई इसकी डेफिनेशन पूछता है तो आपको उसको सिंपली आप उसको बोल सकते हैं कि इंट्रा आईडी एक क्लाउड बेस्ड आइडेंटिटी सर्विस है जो यूजर्स को मैनेज करता है, जिसमें कि लॉगिन हो गया, एक्सेस हो गया, आइडेंटिटी, ठीक है। यानी कि जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि यूजर्स बनाएगा, लॉगिन मैनेज करेगा, परमिशन देगा ना, एप्लीकेशन एक्सेस कंट्रोल जो भी होंगे वो सब देगा, ठीक है। तो गाइस अभी यहाँ पे ना काफ़ी सारे लोगों का एक क्वेश्चन हो सकता है, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑलरेडी एडी है, एक्टिव डायरेक्टरी है, तो अब उसको हम लोग कैसे बेसिकली मैनेज करेंगे या मेंटेन करेंगे। तो इसको कहते हैं हम लोग हाइब्रिड सिनेरियो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो गया हमारा हाइब्रिड सिनेरियो, ठीक है। हाइब्रिड सिनेरियो के अंदर क्या होता है कि हमारा एक सर्वर है, एक्टिव डायरेक्टरी हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्फ़िगर की हुई है, ठीक है, ये हमारा एक सर्वर है। तो अब आप काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि अगर हमारे पास ऑलरेडी है एडी है तो हम लोग कैसे करेंगे। इसमें रोल आता है एज्योर एडी कनेक्ट का, यानी कि एज्योर एडी कनेक्ट होता है, ये हम लोग यूज़ करते हैं हाइब्रिड सिनेरियो में। यानी कि जो हमारा एज्योर एडी है फॉर एग्जांपल हमारे पास, यानी कि इसको हम लोग इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास ऑन प्रेम एडी है, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑन प्रेम एडी, इसको हम लोग एज्योर सिंक करेंगे, ठीक है। ये हाइब्रिड सिनेरियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बेसिकली गाइस हाइब्रिड का मतलब होता है कि कुछ रिसोर्स कंपनी के अंदर है, यानी कि ऑन प्रेम है, कुछ एज्योर क्लाउड में है, यानी कि हम हमारा पुराना सेटअप छोड़ते नहीं है, वो भी चलता रहता है, उसके साथ क्लाउड के साथ भी हम लोग जुड़ जाते हैं। मान लो हमारी कंपनी में सेम 200 यूजर्स थे, ठीक है, ऑलरेडी ऑन प्रेम एडी है MCSA में जो हम लोगों ने किया था, ठीक है, फाइल सर्वर भी है वहाँ पर, कुछ ऐप्स भी हैं जो लोकल सर्वर पर चल रही हैं। अब सब कुछ एकदम क्लाउड में शिफ्ट करना थोड़ा रिस्की होता है, उसमें कॉस्ट भी लगती है, ठीक है, डाउन टाइम भी हो सकता है। तो अब हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें क्लाउड में ले जाते हैं और कुछ ऑन प्रेम रख लेते हैं। तो फिर उसके बाद इसका कनेक्शन कैसे होता है, यानी कि एज्योर एडी कनेक्ट हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं, यानी कि एज्योर एडी कनेक्ट के थ्रू हम लोग हमारे एडी को कनेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें जो हम लोग कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, जब एज्योर एडी कनेक्ट कर लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जो सेम यूज़र्स होते हैं वो हमें दोनों जगह दिखते हैं, यानी दोनों जगह हमें वो ऑन प्रेम भी दिखेंगे, हमारे एज्योर एडी में भी दिखेंगे। सेम पासवर्ड रहेगा, ठीक है, यूज़र के लिए पासवर्ड चेंज नहीं होगा, सेम लॉगिन रहेगा, लॉगिन भी चेंज नहीं होगी, ठीक है।
और ये किसकी वजह से होगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर एज्योर सिंक यूज़ किया है। यानी कि जब तक एज्योर सिंक चलता रहेगा, यानी एज्योर सिंक का अब इस नाम से ही पता लग रहा है, एज्योर सिंक हमारे लोकल एडी को ये एज्योर के साथ सिंक कर रहा है। तो जो यूज़र हमारे एडी पे बने हैं ना, वो आपको एज्योर एडी कनेक्ट, यानी कि सेम यूज़र आपको वहाँ पर भी दिखाई देगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे मैंने एक यूज़र बना रखा था account@it4u.in, ठीक है। ये मैंने लोकल एडी पे बनाया, यानी लोकल एक्टिव डायरेक्टरी जो थी हमारे MCS के टॉपिक में, ठीक है। अब इसके सिनेरियो हम देखते हैं कि कैसे होगा। जो लैपटॉप जो ज्वाइन होगा वो ऑन प्रेम एडी से होगा, लेकिन वही यूज़र एज्योर में भी एग्जिस्ट करता है। यानी कि जो एडी में है वो सिंक करने के बाद एडी एज्योर पे भी चला गया। तो सिंक करने के बाद बेसिकली मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, यूज़र लॉगिन करेगा, मैनेज यानी एक्सेस कंट्रोल, वो सारी चीज़ें यहाँ पर सिंक हो जाएंगी। जो आउटलुक हो गया, टीम्स यूज़ करता होगा तो वो इंट्रा आईडी से करेगा, ठीक है। मतलब यूज़र को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसका काम वैसे ही चलता रहेगा। और इस दौरान हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे हम लोग क्लाउड पर मूव हो जाते हैं। अब एकदम से तो करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता जब आपके पास ऑन प्रेम चल रहा होगा, बट कंपनी क्या करती है, धीरे धीरे क्लाउड पे जा रही है। जो सर्वर थे हम लोग उन सर्वर्स को भी मूव कर देते हैं, जो न्यू ऐप थी वो फिर हम एज्योर पे ले जाते हैं, ठीक है। एंड जो लॉगिन करेंगे क्लाउड से, वो डेटा लोकल सर्वर में था पहले, उसके बाद फिर वो क्लाउड से स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसका एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कोर्स के लिए, आपको रियल इन्वायरमेंट की भी चीज़ में बताऊंगा कि कैसे एग्जैक्टली जब माइग्रेशन होती है तो कैसे करते हैं। आप लोकल से अपने ऑन प्रेम सर्वर से टोटल एज्योर पे कैसे जाएंगे, हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, दोनों सिनेरियो में आपको बताऊंगा। तो बेसिकली हाइब्रिड में क्या क्या यूज़ होता है, यानी कि जो एडी है, ठीक है, वो ऑन प्रेम यूज़ हो रहा है, उसकी जगह हम लोग एज्योर में इंट्रा आईडी यूज़ कर लेते हैं। सिंक हमें करना है तो हम एज्योर एडी कनेक्ट करेंगे। ऐप्स हमें करना है या डेटा है वो हमारा मिक्स रहेगा, यानी कि एज्योर पे भी है, लोकल ऑन प्रेम भी है, तो वो डिपेंड करता है आपके सेटअप पर। अब कुछ केसेस में बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो हाइब्रिड यूज़ कर रही हैं, अब उनका यूज़ करने का लॉजिक क्या है कि जो उन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो सेफ है, यानी कि क्लाउड के जो बेनिफिट है वो भी मिलेंगे, बट जो उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया वो भी यूज़ करना, अगर वो यूज़ कर पा रहे हैं तो। हाइब्रिड का मतलब माइग्रेशन नहीं है, लेकिन ये एक तरह का इंटीग्रेशन है। तो हाइब्रिड को ये मत सोचना कि ये माइग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन है, ठीक है। और गाइस हाइब्रिड वाले सेटअप को है ना, आपको टेक्निकली अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं या किसी से टेक्निकली अगर बात कर रहे हैं तो कभी ये मत बोलना हाफ क्लाउड। हाफ क्लाउड कुछ नहीं होता है, हाइब्रिड होता है। यानी कि हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, कनेक्टेड इन्वायरमेंट। हाफ क्लाउड नहीं होता है। अगर आप किसी को जाके, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि मतलब बहुत सारे लोग मुझसे बात करते हैं, वैसा भी कभी होता है, तो जिन लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं होती वो कहते हैं हाफ क्लाउड। तो गाइस हाफ क्लाउड वाली कोई चीज़ नहीं होती है, इसको हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिड का मतलब होता है कनेक्टेड इन्वायरमेंट। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज हाइब्रिड क्लाउड, तो आप उसको बता सकते हो कि हाइब्रिड क्लाउड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाउड सर्विसेज वेयर बोथ इन्वायरमेंट्स आर कनेक्टेड एंड वर्क टुगेदर यूजिंग टूल्स लाइक एज्योर एडी कनेक्ट। तो ये हमेशा आपको याद रखना है, एज्योर एडी कनेक्ट। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपसे, अगर कोई पूछता है व्हाट इज हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड cloud is a combination of on-premises infrastructure and cloud services where both environments are connected and work together using tools like Azure AD कनेक्ट। ठीक है गाइस, तो बेसिकली आप कभी भी अगर ऐसे आपसे कोई पूछता है तो हाइब्रिड क्लाउड क्या है, तो आप ये डेफिनेशन भी वहाँ पर दे सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, तो गाइस इग्नोर, अगर ऐसा कुछ कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है तो काइंडली इग्नोर, आप उसको ठीक कर लीजिएगा। सो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है हाइब्रिड क्लाउड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाउड सर्विसेज वेयर बोथ एनवायरमेंट्स आर कनेक्टेड एंड वर्क टुगेदर यूजिंग टूल्स लाइक एज्योर एडी कनेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा, ओल्ड सेटअप हम लोगों ने MCSA में किया था, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्लाउड क्या है, हाइब्रिड इंट्रोड्यूस कैसे हुआ, एज्योर एडी कनेक्ट क्या है। तो गाइस आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई भी अभी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को समझ गए हो ना गाइस,
सो बिलीव मी आपका एज्योर का फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वही कॉन्सेप्ट है जो हर जगह यूज़ होगा। चाहे आप वीएम बनाओ, ऐप डिप्लॉय करो या क्लाउड सर्विस यूज़ करो, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है या इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है। अगर आपको ये पता ही नहीं होगा तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि यही आपका बेस है। अगर कोई भी इशू है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और कौन सा पार्ट आपका जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो वो भी मुझे बताइए, क्योंकि गाइस आपका फीडबैक ही मुझे मोटिवेट करता है और बेटर कंटेंट बनाने के लिए मुझे इंस्पायर करता है। आप जो कमेंट करते हो ना, उससे ही मुझे आइडियाज़ आते हैं कि मुझे आपको क्या बताना है, कैसे बताना है। अगर मुझे ये कमेंट्स ना आए होते ना तो शायद आज मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता, मैं ये नहीं बताता अभी फ़िलहाल, ठीक है। मैं आगे चल के आपको ज़रूर बताता या उन चीज़ों को मैं ज़रूर करता, लेकिन मुझे अभी एक एहसास हुआ कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने भी लोग सीख रहे हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो गाइस पर्सनली मुझे मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम पे ईमेल भी करते हैं, ठीक है। जो सीखना चाहते हैं ना वो सीरियसली मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं, एंड आई एम रियली सॉरी मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। ऐसी बहुत सारी ईमेल्स भी हो जाती है, कमेंट्स भी हो जाते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे ऐसे काफ़ी सारे मैसेजेस भी हैं जो मैं ना सीरियसली रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट मैं हमेशा पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं आपके सबके कमेंट ज़रूर देख लेता हूँ। उन कमेंट से ना मुझे एक आइडिया होता है कि आपके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, मुझे आपको कैसे आगे के कॉन्सेप्ट यानी कि आगे के टॉपिक्स को कैसे क्लियर करना है। तो प्लीज़ आप मुझे फीडबैक ज़रूर देना, कमेंट में ज़रूर लिखना, और कोई भी इशू है तो मुझे बताना, ठीक है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली नई वीडियोज़ और जो नए कोर्सेज है उसकी वीडियोज़ आपको मिलते रहें। आपके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो टेक्निकल है, जो सीखने की कोशिश कर रहा है या जिसको कुछ हेल्प चाहिए, उनके साथ शेयर करो ताकि और लोग भी सही तरीके से इस कोर्स को सीख सकें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।